बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 287 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके साथ उसने मखसूस अदा से सर को झटका और उसके हल्क से बड़ी करारी आवाज़ बरामद हुई, म्याऊं। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझे वहाँ से जल्द अज जल्द निकलने का मशवरा दे रही हो। वहाँ तो मैं खुद भी एक लम्हे को नहीं रुकना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी, मैंने एक झटके से उसे आगे बढ़ा दिया। 2-3 गलियां घूमने के बाद मैं मेन कश्मीर रोड पर आ गया। इस वक्त रात के 9 बजे थे। ये रश का वक्त था। कश्मीर रोड से मैं जैसे ही शायरा कायदीन पर पहुंचा, इस रश में बेपनाह इजाफा हो गया। मैं मुसलसल बैक व्यूमर पर निगाह रखे हुए था। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया, एक मोटरसाइकिल मेरे ताकुब में आ रही थी। उस मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। एक ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसके पीछे था। ये तस्दीक करने के लिए उस ताकुब के सिलसिले में मैं किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं। मैंने नूरानी शुरंगी पर पहुंचकर गाड़ी को शायराए कायदीन पर रखने की बजाय बाईं जानिब मोड़ दिया। अब मेरी गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड पर दौड़ रही थी और ये देखकर किसी शक्को शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही कि वो मोटरसाइकिल मेरे ताकुब में आ रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ हमारा दरमियानी फासला कम से कम होता जा रहा था। ये एक तशवीशनाक सूरत हालात थी। मैं इस वक्त बहुत नाजुक और संगीन हालात से गुजर रहा था। अपने रूट को मैं फौरन नूरानी चुरंगी पर छोड़ चुका था। मुझे असूली तौर पर शायराए कायदीन पर रहते हुए नर्सरी तक पहुंचना था, फिर शराए फैसल पर सफर करते हुए गोरा कब्रस्तान और वहां से नेशनल हाईवे के जरिए डिफेंस में साउथ तक जाना था। रूट की तब्दीली से मेरी मुश्किलात में इजाफा हो गया, खास तौर पर इस सूरत में कि मेरा बायां कंधा भी जख्मी था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि गोली ने मुझे किस कदर नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता मैं वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था कि खून के रसाव में तेजी आती जा रही थी। खालिद बिन वलीद रोड पर ज्यादा रश वैगन्स वगैरह का था। मुताकब मोटरसाइकिल किसी दुम के मानंद मेरी शहराड़ के साथ बंधी चली आ रही थी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स ने चादर ओढ़ रखी थी। इस तरह उसके दोनों हाथ और बालाई धड़ नजर से ओझल हो गया। मैं ड्राइविंग के दौरान में गाहे बगाहे बैक व्यूमर में मोटरसाइकिल सवारों को देख रहा था। वो मुझ पर निगाह जमाए आगे बढ़ रहे थे। रश की वजह से उन्हें ओवरटेक या मेरे बराबर में आने का मौका नहीं मिल रहा था। हम आगे चलते हुए सिग्नल के करीब पहुंच गए। यहाँ पर इलामा इकबाल रोड खालिद बिन वलीद रोड को क्रॉस करती है। जैसे ही हम सिग्नल के करीब पहुंचे, सिग्नल की सुर्ख लाइट रोशन होगी। मैं जिस नोयत के हालात से गुजर रहा था, उनका तकाजा यही था कि फौरी तौर पर ताकुब करने वालों से जान छुड़ा ली जाए। मैं उन्हें अपने पीछे लगाकर आगे बढ़ने का मौका फराहम नहीं कर सकता था। वो दोनों उन्हीं 4 अफराद में से थे जिन्होंने बंगले पर मुझ पर बेदरीग फायरिंग की थी। मैंने सुर्ख लाइट की परवाह ना करते हुए अपनी शहराड़ को आगे बढ़ा दिया। मैं सिग्नल तोड़कर कानून शिकनी का मुर्तकिब हो रहा था, लेकिन इस लम्हे ये सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं था। जो भी करना था हंगामी और जंगी बुनियादों पर करना था। मैंने मोहब्बत और जंग के उसूल पर अमल कर डाला। मेरे पीछे कई गाड़ियों के टायरों की चिड़चिड़ाहट गूंजी। यकीनी तौर पर ये वो गाड़ियां थी जो इलामा इकबाल रोड का सिग्नल खुलने पर आगे बढ़ी थी। मैंने बैक व्यूमर पर निगाह डाली तो इस गूंज का सबब नजर आ गया। मैं तवाज़ुन से सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ाया था। मोटरसाइकिल वालों ने भी मेरी तकलीद में वही कानून शिकनी की थी और उस मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ही मुतअद्दिद गाड़ियों ने ब्रेक लगाए थे। ये उनका एक फ्री रद्द अमल था। इस लम्हाती वाक़े ने मेरे ताकुब पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मैंने रेड अलर्ट होते हुए एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया, लेकिन अब भी सिग्नल बंद होने के बायस रोड की ये साइड बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। चुनाचे शहराड़ की बढ़ती हुई स्पीड कोई काम ना दिखा सकी और आन वायद में मोटरसाइकिल गाड़ी के पहलू में आ गई और उसी लम्हे मेरी आंखों ने एक वहशतनाक मंजर देखा। मोटरसाइकिल ड्राइविंग साइड से शहराड़ के बराबर आई थी और इस वक्त मोटरसाइकिल की पिछली निशिस्त पर बैठा हुआ शख्स बिल्कुल मेरे मुतवादी महवे सफर था। अब चादर के अंदर से उसके हाथ बिल्कुल बाहर निकल आए और नजर आने वाले उन हाथों में एक मुख्तसर वजूद कलाशन दिखाई दे रही थी, जिसका बैरल 180 दर्जे के जाविये पर मेरे सर की जानिब उठा हुआ था। कोई लम्हा जाता कि वो मोहलक बैरल मेरी तरफ मौत उछालने वाला था। मौत को करीब से देखने का इत्तफाक मुझे कई मरतबा हुआ, लेकिन गुर्बत का ये वालियानापन मैंने अजीम कबल मुलाहिजा नहीं किया था। मैं नहीं जानता था, बाखुदा नहीं जानता कि वो फैसला मैंने कब और कैसे किया। सोचकर अमल करने का वक्त नहीं था। मुझे कुछ याद नहीं था वो क्या था और क्या नहीं था। अचानक मेरे कदमों में सरसराहट हुई और मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल पर पैर दबा दिया। टायरों की चिड़चिड़ाहट से फजा गूंज उठी। फिर इस गूंज में कलाशन के ब्रेस्ट की मखसूस तरतराहट भी शामिल होगी। मैंने सागन शहराड़ की विंड स्क्रीन के पार मोटरसाइकिल को सड़क पर लहराते हुए देखा। वो खते मखनी में सफर करते हुए सड़क से उतरी और गाड़ियों के एक शोरूम के आहनी गेट से जा टकराई। इस टकराव के नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार धड़ाम से नीचे जा गिरे। उसी लम्हे मैंने अपने पाँव में कोई नरमो नादिर चीज महवे हरकत महसूस की और मेरे कानों तक ये मखसूस आवाज रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई, म्याऊं। वफद की परकाला इस नाजुक मरहले पर किसी वक्त पैसेंजर सीट से नकल मकानी करके मेरे कदमों में पहुंच गई थी। मेरी पूरी तवज्जो कलाशन के बैरल पर मरकूज थी, लिहाजा मैं उसकी इस फुर्ती को देख नहीं सका था। उसी वक्त फदा में एक मखसूस सायरन की आवाज गूंजने लगी।
मैंने मिकान की अंदाज में बैक व्यूमर पर नजर डाली और ये देखकर मेरे आसाब तन गए कि अभी सिग्नल खुल चुका था और मेरी जानिब बढ़ने वाले ट्रैफिक के रेले में सबसे आगे एक पुलिस मोबाइल थी। ये मखसूस सायरन की आवाज उसी मोबाइल से खारिज होकर फदा में मुंतशिर हो रही थी। हमारे दरमियान इतना फासला था कि मैं अपने बचाव की मुनासिब कोशिश कर सकता था। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मैंने नीली शहराड को आगे बढ़ा दिया। अगली लम्हे वो नई नवेली गाड़ी हवा से बातें करने लगी। ब्रेकअप में आने वाली गाड़ियां पुलिस मोबाइल को आगे बढ़ने का पूरा मौका देने लगी। थोड़ी देर में वो मोबाइल मेरे करीब होने लगी। इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था और वो ये कि फिलफौर पुलिस मोबाइल से छुटकारा हासिल करना है। मैं शहराड को मुख्तलिफ सड़कों पर मोड़ते हुए शहीद मिल्लत रोड पर ले आया। इत्तफाक और खुशकिस्मती इस वक्त उस रोड पर ज्यादा रश नहीं था। मैं एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ाते हुए अपने और पुलिस मोबाइल के दरमियान फासले को बतदरीज तूल देने लगा। इस कोशिश में मुझे खातरख्वाह कामयाबी हासिल हुई। सफेद बिल्ली धीरे धीरे खिसकते हुए मेरे कदमों से निकली और उचक कर दोबारा पैसेंजर सीट पर पराजमान हो गई। ये हूबहू वही बिल्ली थी जो पहली मर्तबा ओपन एयर रेस्टोरेंट में दिखाई दी थी, दूसरी बार बोट बेसन पर, तीसरी दफा फ्लैट के बेडरूम में, और अब इन हालात में वो बिला मुबालगा मेरी मदद कर रही थी। अगर ये तमाम बिल्लियां कमोबेश मिलती जुलती सूरत और शक्ल की होती हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था ये एक ही बिल्ली है जो मुख्तलिफ नादो एतवार से मेरी जिंदगी में आ रही है। ये एक बेख्तियार ख्याल था जिसकी ताकत का मुझे बाखूबी अंदाजा हो रहा था। मैंने शहराड की स्पीड में मजीद इजाफा करते हुए अपने पड़ोस में फरोश उस अजूबा रोजगार बिल्ली को देखा। वो इस असाब शिकन माहौल से बेनियाद अपने पाँव के पंजे से गर्दन को खुजा रही थी। मुझे उसकी बेनियादी पर रश्क महसूस होने लगा। अल्लाह ऐसी बेफिक्री सबको दे कि इस हालत में देकर बिल्ली की मासूमियत पर ईमान लाने को जी चाहता था। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो कायम रखते हुए बैक व्यूमर में पुलिस जीप को देखा। हमारे दरमियान इतना फासला पैदा हो चुका था कि पहली नजर में ये नहीं कहा जा सकता था वो मोबाइल मेरी शहराड के ताकुब में दौड़ी चली आ रही है। मगर बलोच कॉलोनी वाले पुल से एक सिग्नल पहले मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। अगर मैं ऐसा ना करता तो खतरनाक हादसा पेश आ सकता था। जब सिग्नल क्रॉस करके मैंने दोबारा रफ्तार बढ़ाई तो पुलिस मोबाइल एक मरतबा फिर मेरे बहुत करीब पहुंच गई। मैंने शहराड को ब्रिज पर चढ़ाने की बजाय सर्विस रोड पर डाला और तेजी से आगे बढ़ाते हुए शायरा फैसले पर आ गया। इस वक्त मेरा रुख एयरपोर्ट की जानिब था। मैंने कुछ ज्यादा सड़क पर आती बैक व्यूमर पर निगाह डाली और ये देखकर मेरे सीने से इत्मीनान की सांस खारिज हुई कि पुलिस मोबाइल मुझसे बहुत पीछे रह गई थी। मैंने पुलिस मोबाइल को डाई देने के लिए अपनी शहराड को एक मरतबा फिर सर्विस रोड पर डाल दिया। शायरा फैसल जैसी मसरूफ सीधी और कुशादा रोड पर मैं ज्यादा देर तक पुलिस वालों की निगाह से पोशीदा नहीं रह सकता था, लिहाजा रिहायशी इलाके की गलियों में घुमा फिरा कर उस मोबाइल से निजात हासिल की जा सकती थी। इसी हिकमत अमली पर कदम बढ़ाते हुए मैंने अपनी गाड़ी को लाल कला के पहलू से बाईं जानिब अंदर ले लिया। अब मैं मीरा मोहम्मद शाह रोड पर सफर कर रहा था। पुलिस मोबाइल जिस तरह मेरे ताकुब में चली आ रही थी उससे यही अंदाजा होता था वो मुझे कोई डाकू या कातिल किस्म की चीज समझ रहे हैं। इलामा इकबाल रोड वाला सिग्नल तोड़कर हमने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया था। फिर मोटरसाइकिल से जो मेरी जानिब ब्रेस्ट फायर किया उसने हमें मजीद मशकूक कर दिया। पता नहीं उन दोनों मोटरसाइकिल सवार अफराद का क्या हुआ होगा। मैं उस लम्हे के बारे में सोचकर लर्ज उठा जब जदीद तरीन कलाशन का बैरल मेरी जानिब उठा हुआ था और अब तब में मुझ पर फायरिंग होने वाली थी। अगर मैं ब्रेक लगाने में सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी ताखीर कर देता तो आज अपनी दास्तान बयान करने के लिए जिंदा ना होता। इतने नजदीक से कलाशनकोव का ब्रेस्ट मेरे बेजे को गाड़ी के अंदर चारों तरफ उड़ा देता। हमलावर कलाशनकोव बरदार की टाइमिंग में कोई फर्क ना था और ना ही उसका निशाना कच्चा था। अगर मैं जरा सी भी कोताही कर देता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। अचानक शहराड के रुक जाने से मोटरसाइकिल कई फुट आगे निकल गई और उसका निशाना खता हो गया। इसी खता के नतीजे में उनकी मोटरसाइकिल लहराकर एक शोरूम के गेट से जा टकराई। मैंने बेसाख्ता पैसेंजर सीट पर बैठी हुई सफेद बिल्ली को ममनूनियत अमेज नजर से देखा। उसने मेरे कदमों में सरसराहट पैदा करके गैर इरादी तौर पर मुझसे ब्रेक लगवा दिए। गोया मेरी जान बचाने का सेहरा उसी के सर बनता था। मीरा मोहम्मद शाह रोड के 2-3 कट गुजरने के बाद मैंने बैक व्यूमर में दूर तक देखा और मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। लाल कला वाले कॉर्नर से पुलिस मोबाइल मुड़कर मेरी जानिब सीधी हो चुकी थी। रिहायशी इलाके की सड़क पर आकर मेरी स्पीड कम होगी जिसका फायदा पुलिस वालों ने उठाया। अलबत्ता उनकी एक मेहरबानी मेरे हक में जाती थी और वो ये कि अब मोबाइल का सायरन खामोश था। पता नहीं उनमें उनकी क्या मसले थे। पुलिस को एक मरतबा फिर अपने ताकुब में देकर मेरे आसाब दन गए। रिहायशी इलाके में मोबाइल से जान छुड़ाने के लिए चोर सिपाही वाला खेल जरूरी हो गया। मैंने एक्जेली स्ट्रीट में शहराड को मोड़ते हुए अचानक स्पीड बढ़ा दी। उसके स्ट्रीट के इख्तिताम तक पहुंचते ही मैं मोबाइल से अच्छे खासे फासले पर आ गया। वो जैसी मजकूरा स्ट्रीट में दाखिल हुई मैं एक और स्ट्रीट पर मुड़ चुका था। मैं इस वक्त नायत महारत के साथ KDMA स्कीम नंबर 1 की कुशादा स्ट्रीट्स पर पुलिस वालों के साथ आंख मचोली खेल रहा था। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि मैं उन्हें गुमराह करने में कामयाब हो गया हूँ। गुज़िश्ता 2-3 टर्निंग के दौरान मुझे अपने एकम में पुलिस मोबाइल दिखाई नहीं दी थी।
पहले मेरा इरादा था घुमा फिरा कर अपनी गाड़ी को कार साज वाली सड़क पर ले जाऊंगा, लेकिन फिर एक साफ सुथरी गली में दाखिल होते ही मैंने अपना इरादा फौरन तर्क कर दिया। इस फौरी और हतमी तब्दीली का सबब वो गेट था जिसके अंदर मैंने एक चिमचिमाती ब्लैक होंडा सिविक को दाखिल होते देखा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत औरत मौजूद थी जो बाइसगी गाड़ी को बंगले के अंदर ले गई। मुझे यकीन था इस औरत ने मेरी शहराड को नहीं देखा होगा, और फर्ज माल अगर देखा भी था तो उसने मेरी जानिब ध्यान नहीं दिया होगा। उस स्ट्रीट में आगाज से इख्तिताम तक खामोशी और सन्नाटा था। मैंने एक ट्रांस की सी कैफियत में अपनी शहराड को उस खुले हुए गेट के बंगले के अंदर दाखिल कर दिया। ब्लैक होंडा सिविक एक मखसूस रास्ते पर सफर करते हुए अपने पोर्च में पहुंच चुकी थी। मैंने गेट के अंदर 15-20 फुट का फासला तय करके शहराड को बाईं जानिब मोड़ कर रोक दिया। बंगले के सामने वाले हिस्से में एक खूबसूरत सरसब्ज लान बना हुआ था। मैंने लान का हिस्सा गुजरने के बाद ही गाड़ी को बाईं जानिब पुख्ता फर्श पर रोका था। गालिब इम्कान यही था कि मेरी इस जिसारत पर वो होंडा सिविक वाली बहुत वावेला मचाएगी। मैं उसकी इजाजत हासिल किए बगैर बड़ी बेजिगरी से उसके बंगले में घुस आया था। मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो औरत बड़े इत्मीनान से अपनी गाड़ी से निकली और मुझ पर यानी मेरी गाड़ी पर एक उचटती हुई निगाह डालकर गेट की जानी पड़ गई। उसका ये रवैया मेरी समझ से बालातर और गैर फितरी था। ये सोचना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ ना होता कि उसने मेरी शहराड को देखा नहीं होगा और वो मेरी वहाँ मौजूदगी से बेखबर होगी। मैंने अपने जख्मी कंधे को मजबूती से थामा और बैक व्यूमर में बंगले के गेट का जायजा लेने लगा। जिस जगह मैंने शहराड को रोका था वहां से वो गेट बिल्कुल अकब में पड़ता था। उस औरत ने बड़े सलीके और तहम्मुल के साथ गेट बंद करवा के अंदर से बोल्ट किया और नबे तुले कदमों से मेरी जानिब बढ़ने लगी। हकमी मंदिर दिखाने वाले आईने में मैंने उसका जायजा लिया। वहाँ अगरचे ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं उसके सरापा को बड़ी वजह से देख सकता था। उसका कद किसी भी तौर 5 फुट 8 इंच से कम नहीं था और वो मुनासिब जिस्म की मालिक एक पुरकशिश औरत थी जिसकी उम्र का अंदाजा मैंने 35 के करीब लगाया। उसका चेहरा बेकअप से आरी था, रंगत सांवली, जिसकी वजह से उसकी कशिश में बेपनाह इजाफा हो गया। वो एक जाज़िबे नजर और खूबसूरत औरत थी जिसके हुस्न की दिलकशी में किसी कलाम की गुंजाइश ना थी। क्या सारी रात इसी गाड़ी में गुजार दोगे? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं उसके सरापा में इस कदर खो गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका वो कब मेरे करीब पहुंच गई। मैंने तेजी से पलकें झपकाई और दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। ओह, तो तुम जख्मी हो? उसने मेरे खून आलूद कंधे की जानिब देखते हुए कहा। मैंने इस बात में सारी लाने पर इत्तफाक किया। वो बोली, अंदर आ जाओ, यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना मुनासिब नहीं। बात खत्म करते ही वो मुड़कर बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। उसका ये रवैया मेरी हैरत में मजीद इजाफा कर गया। मैं जिस किस्म की सूरत में उसके बंगले में वार्ड हुआ, उसके पीछे नजर उसे किसी और नोयत के रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करना चाहिए था। मैं इस समझ में ना आने वाली मेहरबान औरत की रहनुमाई में बंगले के अंदर पहुंच गया। मुख्तलिफ राहदारियों से घुमाकर वो मुझे एक कमरे में ले आई जो अपनी सेटिंग से बेडरूम नजर आ रहा था। उसने एक जादी साइड बेड की तरफ इशारा करते हुए सुरीली आवाज में कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे जख्मी कंधे का कोई बंदोबस्त करती हूँ। तुम कौन हो? बेसाख्ता मेरी जबान से फिसल गया। वो जेरे लब मुस्कुराई। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछा तो इसका यही मतलब है मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। वैसे मेरा नाम लैला है। लैला? मैंने धीमी आवाज में दोहराया। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। तुम मुझे पनाह देने के जुर्म में किसी मुसीबत में मुबतला हो सकती हो। वो पूरे एतमाद लहजे में बोली, पनाह मैंने नहीं दी बल्कि तुम आज खुद मेरे बंगले में आए हो। बहरहाल इट डज नॉट मैटर। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, इस बंगले में तुम बिल्कुल महफूज हो। पुलिस का बाप भी यहाँ नाक नहीं कर सकता। शायद तुम बंगले के बाहर नस्ब नेम प्लेट को नहीं देखा। उसके एतमाद से जाहिर होता था वो कोई तोप किस्म की शय है। मैंने वाकई नेम प्लेट की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैंने लैला के सवाल के जवाब में नफी में गर्दन हिलाई और पूछा, नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? बता दूंगी। वो बेइतनाई से बोली, पहले तुम्हारे कंधे के इलाज मुआवजे के सिलसिले में कुछ कोशिश कर लूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। तुम आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने लैला से ज्यादा जिरा ना की और उसके मशवरे के मुताबिक बेड की जानिब बढ़ गया। बेड साइड पर एक खूबसूरत जदीद किस्म का टेलीफोन सेट रखा हुआ था। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई। तुम इस बंगले की हर चीज को बेदरीग इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिल अवेज और दिल नशी थी। उसने प्यादी रंग का लिबास पहन रखा था जो उसकी सांवरी रंगत की दिलकशी को महमीज करता था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे नमक की कान ने लिबास पहनकर लैला की शक्ल इख्तियार कर ली हो। मजनून की लैला तो स्याह रात के मानंद काली थी, लेकिन मेरे सामने जो लैला खड़ी थी वो अपनी रंगत और संगत से किसी भी ज़ी-होश को मजनू बनाने की सलाहियत रखती थी। मैं इस वक्त लैला की आंखों में देख रहा था। इन आंखों में बेपनाह लपक थी। यूं लगता था वो आंखें ना हो बल्कि आंखों के मुकाम पर दो ताकतवर मकनातीस फिट कर दिए गए हों। वो किसी सायरा की आंखें थी जो अपने सामने मौजूद हर शय को मस्खर करने पर कुदरत रखती थी। मैंने ऐसी आंखों वाली औरत पहले कभी नहीं देखी थी। मैं शायद उसकी आंखों में देखता चला जाता कि वो अचानक मुड़ी और कमरे से निकल गई। मैं बेडरूम में अकेला रह गया। इस अकेलेपन ने मुझे एहसास दिलाया कि थोड़ी देर पहले मैं जैसे अपने आप में नहीं था, किसी अंधे की अनजानी कुव्वत के जेरे असर अमल कर रहा था।
लैला का रवैया हैरत अंगेज और पुरस्रार था। किसी गैर शख्स को इस तरह अपने बंगले में घुसते देखकर उसे जो फितरी रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए था, उसने उसके बिल्कुल बरक्स किया और मैं भी उसके मशवरे को बिला चूं चराब मानकर बेडरूम तक चला आया। ये तमाम ख्यालात सेकंड के 50वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे। फिर मैं पेश आमदा सूरत-ए-हाल में लौट आया। साहिल से जुदाई के तसव्वुर ने लैला का सरापा और उसका तर्द-ए-अमल धुंधला दिया और मैंने कंधे की तकलीफ को फरामोश करके टेलीफोन की जानिब हाथ बढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने नबी सर में काजी सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश की। दूसरी घंटी पर उधर से रिसीवर उठाया गया। मेरे हेलो कहने के जवाब में एक नुस्वानी आवाज एयरपेस में उभरी। मैंने इसरारी लहजे में कहा, मैं वजदान बात कर रहा हूँ कराची से। काजी साहब कहाँ हैं? वो अभी अभी हवेली से निकले हैं। दूसरी जानिब से कहा गया, मैं मुमताज की अम्मा रुखसाना बेगम बोल रही हूँ। लहजा सिंधी अंदाज का था, ताहम वो बात उर्दू में कर रही थी। कराची से मिनास बाकर का फोन आया था। उन्होंने फौरी तौर पर काजी सुल्तान को बुलाया है। उसकी बात से जाहिर हो रहा था मिनास बाकर ने उन्हें मुमताज के अगवा के बारे में कुछ नहीं बताया, या अगर कुछ बताया भी था तो वो कादी ने खुद तक महदूद रखा था। अपनी बेगम को इस सानिहाती इतला की हवा भी लगने नहीं दी थी। मैंने सवाल किया, मिनास बाकर ने काजी साहब को किस सिलसिले में कराची बुलाया है? सिलसिला तो मुझे पता नहीं, वो फिक्रमंदी से बोली। किसी जरूरी काम ही से बुलाया होगा। मैंने पूछा, काजी साहब को हवेली से निकले हुए कितनी देर हो चुकी है? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, उसने बताया। ओह, फिर तो मुमकिन है वो अभी वहाँ से रवाना हुए हों। अगर तुम कहो तो मैं मुलाजिम को भेजकर पता करवाती हूँ, रुखसाना बेगम ने कहा। खैरियत तो है ना? मैंने पहले रुखसाना बेगम को देखा था और ना ही उसकी आवाज सुनी थी। ये हमारे दरमियान पहला सूती राब्ता था। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, फौरन किसी को दुड़ाएं, ये बेहद जरूरी है, अशद जरूरी। कुछ मुझे भी तो बताओ, वहाँ खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, मैंने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए कहा। वो तड़प कर बोली, मेरी मुमताज तो ठीक है ना? आप वक्त जाया कर रही हैं खातून, मैंने तल्ख लहजे में कहा। अच्छा। वो बेताबी से बोली, तुम होल्ड करो, मैं भेजती हूँ किसी मुलाजिम को। 2 मिनट बाद काजी सुल्तान लाइन पर मौजूद था। हेलो के बाद उसकी घबराई हुई आवाज मेरी समाअत तक पहुंची। वैदान, ये कैसे हो गया? मुमताज के ताकुब में वो सूर का तुखम कराची कैसे पहुंच गया? मैंने तो उसे जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा दिया था। मैंने कहा, इन मामलात की तफसील में जाने का वक्त है और ना ही मौका। जो होना था वो हो गया। अब आपको मेरी हिदायत पर फौरन अमल करना है। अगर मुमताज की खैरियत वापसी चाहते हैं तो। हाँ, वो जल्दी से बोला। मेरी मुमताज को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम क्या मशवरा देते हो? मिनास ने तो मुझे फौरी तौर पर कराची आने का कहा है। खुदा का शुक्र है आप हवेली से रवाना नहीं हुए थे, वरना आपसे राब्ता ना हो पाता। मैंने कहा, आप हरगिज कराची नहीं आएंगे। मुमताज यहाँ से रवाना हो चुकी है। वो उलझता लहजे में बोला, कहाँ के लिए रवाना हो चुकी है? उमरकोट के लिए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या वाकई? उसकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। तुम्हारी फराम करदा इस इतला की सेहत में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तो नहीं? नॉट एट ऑल, मैंने 2 टोक अंदाज में कहा। उसने पूछा, वो कराची से कब रवाना हुई है? तारा ने कश्मीर रोड वाले बंगले पर मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले मुमताज को उमरकोट रवाना कर दिया जाएगा। जब वो मुझे इतला दे रहा था तो उस वक्त लगभग रात के 8 बजे थे। उसका यही मतलब था कि वो 8 और 9 बजे के दरमियान वहाँ से उमरकोट भेजी जाने वाली थी। काजी सुल्तान के जवाब में मैंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक मुमताज को 8:30 बजे यहाँ से उमरकोट के लिए रवाना किया गया है। उसे सीधा वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर पहुंचाया जाएगा। तो वो खबीस भी आजाद हो गया, काजी ने नफरत अमेज अंदाज में कहा। मैंने कहा, काजी साहब लगता है आजकल आप हालात खातरा से ज्यादा बाखबर नहीं है। ये दोनों शैतान कुछ अर्सा पहले जोड़ तोड़ और मुकमुका करके कानून के शिकंजे से निकल गए थे। तारा ने इसी उजीमत का बदला लेने के लिए मुमताज को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था। बदकिस्मती से मेरी दोस्त साहिल भी उसकी लपेट में आ गई। मुझे मिनास बाकर ने सब कुछ बता दिया है। वो गहरी अफसुर्दगी से बोला, मुझे साहिल के अगवा का दुख है वैदान, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने संजीदगी से कहा, फिलहाल आप साहिल को भूल जाएं। उसकी तलाश और वापसी का बेड़ा मैंने उठा लिया है। आप अपनी बेटी मुमताज की सही सालम वापसी के लिए फौरन हरकत में आ जाएं। इस सिलसिले में आप अपने SP साले से मदद लें। वो उमरकोट में खासा असर और रसूख रखता है। वडेरे की हवेली और बंगले की जानिब जाने वाले हर रास्ते की संजीदगी से नाकाबंदी की जाए तो मगवी मुमताज को बासानी बातियाब किया जा सकता है। उमरकोट तक पहुंचने में उन्हें अभी काफी वक्त लगेगा। गोया आपके पास हाथ पांव और जहन को काम लाने के लिए खासा वक्त है। आप चाहें तो ये बादी आपके हक में पलट सकती है। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए इजाफा किया, वैसे आपके लिए खुशखबरी भी है। मैंने दोज़ख मकानी तारा को अपनी आंखों के सामने जहन्नुम वासिल करते हुए देखा है। उसकी आखिरी चीखों ने मेरे आबला जिगर को बहुत सुकून पहुंचाया है। तुम फिक्र ना करो वैतान, वो सनसनाते लहजे में बोला। मैं भी अनकरीब तुम्हें एक अजीम खुशखबरी सुनाऊंगा। जब अकबर सुमरू एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी की भीख मांगेगा और जिंदगी के नाम पर उसे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर उसे कुछ मिलेगा भी तो वो होगी मौत, एक दर्दनाक मौत, एक इबरत अंगेज और नफरत अमेज मौत इंशाअल्लाह, मैंने यकीन से कहा। काजी सुल्तान बोला, मैं अभी मिनास बाकर को फोन करके ताज़ा तरीन सूरत से आगाह करता हूँ। फिर किसी फौरी ख्याल के तहत उसने पूछा, तुमने मिनास को तो इस सिलसिले में सब कुछ बता दिया है ना?
मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, आपने फोन करना यह है तो अपने साले से रब्ता करें और मुमताज को बाहिफाजत दुश्मनों की चुंगल से निकालने के लिए लाए अमल तरतीब दें। मिनाज बाकर को मैं खुद ही समझा दूंगा। ठीक है, वो जल्दी से बोला। फिर पूछा, तुमने मुमताज की अम्मा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया ना? मैंने कहा, वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं, अब उसे हकीकत हाल से आगाह करना जरूरी हो गया है। उसने कहा, अभी तक मैंने मुमताज के अगवा के सिलसिले में उसे कुछ नहीं बताया था, वो इस वक्त भी दूसरे कमरे में है। फिर हमारे दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खत्म हो गया। मैंने दूसरा फोन मिनाज बाकर के बंगले पर किया। जल्दी वो फोन पर आ गया। रस्मी कलिमात के बाद मैंने उसे हालात हादरा के बारे में बताया और थोड़ी देर पहले काजी सुल्तान से होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वजदान, मैं तुम्हारी खातिर दिमागी और मामला फहमी को मान गया हूँ। तुमने काजी सुल्तान को वहाँ रोक कर बहुत समझदारी का सबूत दिया है। इस तरह मुमताज की बाजियाबी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये वक्त का तकादा था मिनाज साहब, मैंने कहा। वो बोला, तुम ये ना समझना मुझे तुम्हारी 2 साल के अगवा का अफसोस नहीं। यकीन जानो वो भी मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मुमताज या जैसे शबाना। मैं आपके जज्बात और एहसासात को बाखूबी समझ रहा हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त के उसूल के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूँ। मैंने कहा, मुझे जब भी आपकी मदद या ताउन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर जहमत दूंगा। फिलहाल मौजूदा हालात का जो रुख है उसके पेश नजर मुझे खुद ही अपने दुश्मनों से निमटना है। मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, अगवा कुंदगान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने मिनाज बाकर को नहायत ही महफूज और चीदा बातें बताई। यह हालात का तकादा और मेरी मजबूरी भी थी। मैं ना तो खुलकर उसके सामने आ सकता था और ना ही मुकम्मल पर्दापोशी मुमकिन थी। वो बहुत समझदार और बुर्दबार शख्स था, जहाँ दीदा और सर्दो गर्म चशीदा। उसे बात करते हुए मुझे मोहतात रहना पड़ता था। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें जल्द से जल्द कामयाब करे। तुम इस मिशन से सुर्ख रूह हो जाओ तो फिर मैं भी तुम्हें एक नहायत ही अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। कैसी जिम्मेदारी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। वो बोला, अभी मैं खुद इस सिलसिले में बहुत उलझा हुआ हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक बहुत ही मुनज़्ज़म गिरोह कराची में काम कर रहा है। मुकामी अफराद के उस गिरोह के पीछे दर हकीकत यहूदी लाबी अपना काम कर रही है। मैं उसी गिरोह से मुतल्लिक तहकीकाती काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे यकीन है तुम वो काम कर गुजरोगे जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। मैंने पूछा, आप जिस गिरोह पर काम कर रहे हैं उसकी सरगर्मियां किस नोयत की हैं? बहुत ही पुरस्रार नोयत की। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, उनके काम और किरदार को देखकर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो यहूदियों के इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। उस गिरोह के तमाम अराकीन हम में से हैं, हमारे ही भाई बंदे, इसलिए आम लोग उनके दरपर्दा अज़ाइम तक नहीं पहुंच सकते। उनके ज़ाहिर मुस्बत और तामीरी कामों पर नजर रखते हैं, मगर मैं किसी बहुत बड़े तूफान के आसार देख रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ शवायद भी जमा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहूदी लाबी बहुत ही मक्कारी और अयारी दिखा रही है। आपने जो शवायद जमा किए हैं उससे जाहिर होता है, मैंने पूछा, यही के शहर में दहशत गर्दी और बदनज़मी की जो वारदातें आए दिन सुनने और देखने में आ रही हैं उसके पीछे उसी गिरोह का हाथ है। वो यहूदियों के किसी नहायत ही खास मकसद के लिए मुल्क और हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस किस्म की संगीन वारदातें करते फिरते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं उनको बेनकाब कर दूंगा। यहूदियों के नापाक आज़ाइम कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। ठीक है, इस मौजू पर फुर्सत से बात करेंगे। मैंने ये कहकर राब्ता खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने साउथ का नंबर मिलाया। राब्ता होने पर मैंने एयरपेस में कबीर शाह की आवाज सुनी। वो हैरत भरे लहजे में बोला, तुम कहाँ रह गए भाई? उसके सवाल के जवाब में मैंने अब तक की कार्रवाई की मुख्तसर कहानी सुनाई। जहाँ उसे मेरे कारनामों पर खुशी हुई, वहीं साहिल के अगवा वाले वाक़े ने उसे शदीद रंज भी पहुंचाया। उसने मुनासिब अल्फाज में मुझे दिलासा दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे करने बल्कि दांत तोड़ने के अज़ाइम का इजहार किया। मैंने उसके इज़हारे ख्याल के इख्तिताम पर पूछा, शोएब साहब आ गए हैं ना? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा, मेरी उनसे बात कराओ। शोएब साहब इस वक्त साउथ में नहीं है। फिर कहाँ है? उन्हें एक जरूरी काम के सिलसिले में सेंट्रल जाना पड़ गया। कबीर शाह ने कहा, 1 घंटा पहले वो यहाँ से गए हैं। मैंने पूछा, सेंट्रल में उनसे रब्ता हो सकता है? हाँ, वो हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोला, हो तो सकता है, लेकिन पहले मैं उनसे पूछ लूँ। तुम तो जानते ही हो कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कते कलामी करते हुए कहा। ठीक है, फिलहाल रहने दो शाह जी, सुबह देखेंगे। मैंने गोया उसकी मुश्किल आसान कर दी। तुम इस वक्त कहाँ हो? कबीर शाह ने पूछा। समझ लो एक दोस्त के पास हूँ, मैंने कहा, और महफूज हूँ। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो जज्बत होते हुए बोला, रात में अगर बास का फोन आ गया तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में तफसीलन बता दूंगा। तुम सुबह सीधे साउथ चले आओगे। अच्छी बात है, मैंने ये कहकर रिसीवर क्रेडल कर दिया। मेरे मरहूम दोस्त इम्तियाज की जबानी मुझे मालूम हुआ था कि कराची के 5 इजला में शोएब गौरी ने अपने ठिकाने बना रखे हैं जो उन्हीं इजला के नाम से मंसूब थे। साउथ और ईस्ट में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ था। ईस्ट वाला ठिकाना हिल पार्क के नजदीक था और साउथ डिफेंस में पार्क वाली मस्जिद के करीब। सेंट्रल नॉर्थ नाजम आबाद में था। वेस्ट और मलीर के बारे में मेरी मालूमात सिफर के बराबर थी, यानी उन ठिकानों के बारे में। कबीर शाह उर्फ शाह जी साउथ का कायम मुकाम था और उसकी तंजीमी मजबूरियों को मैं बखूबी समझ सकता था। इसी बिना पर मैंने उसे ज्यादा जिरा या कुरीर या इसरार नहीं किया।
भैया के बाद धीरे उसी टेलीफोनिक गुफ्तगू से फारिग हुआ ही था कि लैला बेडरूम में दाखिल हुई। वो अभी तक उसी प्यादी रंग के लिबास में थी। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर मैं समझ गया वो क्या करने का इरादा रखती थी। मेरे नजदीक आकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स को उसने साइड में रख दिया। मैं बेड पर नीम दराज था। उसने मेरी आंखों में एक वालियाना निगाह डाली। इस निगाह में कोई बिजली भरी हुई थी। मुझे अपने तन बदन में एक सनसनी उतरती हुई महसूस हुई। वो मेरी कैफियत को ताड़ते हुए धीरे से मुस्कुराई और तबस्सुम रेज अंदाज में मुस्तफसर हुई। अगर तुम टेलीफोन से फारिग हो चुके तो मैं अपना काम शुरू करूं? मैंने कहा टेलीफोनिक मामला से तो मैं निमट चुका हूं, मगर तुम कौन सा काम शुरू करने वाली हो?